तो जी मेरी हेल्थ रिपोर्ट आई है और सब कुछ बढ़िया है। और ये जो हेल्थ चेकअप होता है ना जापान में, ये हर साल आपको कराना होता है और ये बहुत कंपलसरी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके लिए हमें ना कुछ पे करना नहीं होता। और मैं सोच रहा था इस तरह के ना बहुत सारी जो फैसिलिटीज होती हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, तो मैंने सोचा उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जापान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत हाई माना जाता है। जैसे यहाँ साफ हवा, साफ पानी, क्राइम रेट कम है, यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है और यहाँ पे फ्री मेडिकल सर्विस, फ्री नहीं 30% हमें पे करना होता है, 70% गवर्नमेंट पे करती है। तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें यहाँ मिलती है टैक्स देने के बाद। तो मैं सोच रहा था इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करूँ और कौन कौन से हम टैक्स यहाँ देते हैं और उसके बदले में गवर्नमेंट बिना करप्शन के हमें वो फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। तो जब हमें यहाँ सैलरी मिलती है तो बहुत दर्द होता है जब अपनी सैलरी स्लिप देखो, क्योंकि उसमें डिडक्शंस होते हैं, रेसिडेंस टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, पेंशन कटती है, हेल्थ केयर का कुछ कटता है। तो ये सब जब कटता है ना तो लगता है हमारा भी कट रहा है, तो बुरा लगता है। लेकिन जब मैं फैसिलिटीज़ देखता हूँ ना यहाँ पे, हम इनडायरेक्टली पता नहीं लगता कि क्या फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। लेकिन जब मैंने इस वीडियो के बारे में रिसर्च करनी शुरू करी तब मुझे कुछ चीज़ें पता लगी। जैसे यहाँ पे अगर आपकी जॉब चली जाए तो 3 महीने आप जॉब ढूंढ सकते हो, 3 से 6 महीने के बीच में, और उसमें आपको पैसे भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। या आप अगर बेबी डिलीवर कर रहे हो तो उसमें आपकी पूरी फीस जो भी अमाउंट होता है वो सारा वेव ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे जैसे पेंशन सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं, तो वो सारी मैं एक एक करके बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद या फिर जो भी डिडक्शंस हैं वो देने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है नेशनल पेंशन, जिसको बोलते हैं कोकुमिन नेंकेन। तो ये ना आपको 20 साल से 59 या 60 साल तक भरना होता है, आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली कट जाता है। और ये पेंशन आपको तब मिलता है जब आप यहाँ से रिटायर हो जाओ, या फिर अगर आप रिटायर नहीं हुए हो, जैसे मैं यहाँ से अभी इंडिया जाना चाहूँ और मैं यहाँ बीच में इंडिया चला जाता हूँ, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका कट जाएगा। मतलब आपको उतने हिसाब से आपको वो पैसे मिल जाते हैं जो भी आपने पेंशन भरा हो, अगर आप देश छोड़ के जाते हो तो भी। और उसके बाद होता है जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया और आप अपनी जो नॉर्मल जॉब है वो नहीं कर पा रहे हो, तो वो पेंशन सर्विस आपको वो पैसा देती है। और तीसरा होता है मान लो आपकी अगर डेथ हो जाती है तो वो पैसा आपकी फैमिली को चला जाता है। तो यहाँ पे जापान में ना पेंशन ऐसे काम करता है कि हर बंदा अपनी जॉब करते हुए यहाँ पे पेंशन भरता है और रिटायरमेंट या रिटायरमेंट से पहले आपको वो पैसा वापस मिल जाता है। और ऑफ कोर्स ये वेरी करता है आपकी सैलरी कितनी, आपने कितना पेंशन भरा है, कितने टाइम तक जॉब करी है, उन सब चीजों पर। और दूसरी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पे करनी होती है जिसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, किंको होकेन। इसमें क्या होता है, आपको ना इसमें हर बंदे को यहाँ एनरोल करना पड़ता है। अब वो चाहे बच्चा हो, बीवी हो, या फिर कोई जॉब कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, वो सबको पे करना होता है, कंपलसरी है ये। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर जैसे हॉस्पिटलाइज होते हो या आपका एक्सीडेंट होता है या कोई सीरियस इलनेस हो जाती है तो आपको 30% खाली पे करना है और 70% गवर्नमेंट पे करती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको करना है या फिर आपको प्राइवेट में यूज़ नहीं कर सकते ये चीज़। आप जापान के किसी भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराओ और आपको ये फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हो। और जापान के सरकारी हॉस्पिटल बिल्कुल प्राइवेट के टक्कर पे ही हैं। मतलब इंडिया का जो सरकारी और प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा, स्कूल ले लो या फिर हॉस्पिटल ले लो, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा यहाँ पे नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और एक चीज़ और होती है, यहाँ पे ब्यूटी ट्रीटमेंट जो होते हैं ना, वो आप इसमें नहीं डलवा सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मन करे कि मुझे ब्लीच करके बना दे ऋतिक रोशन, या आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको ब्रेसेस लगवाने हो या बोटॉक्स लगवाने हो या फिर कोई फेशियल सर्जरी करानी हो, प्लास्टिक सर्जरी, तो वो सब इसमें नहीं आएगी क्योंकि वो ब्यूटी कैटेगरी में फॉल करती है। लेकिन अगर आपको मान लो कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाना हो या फिर आपका एक्सीडेंट हो या फिर कोई इलनेस हो, एक्सरे, सीटी स्कैन, कुछ भी हो, तो वो सारी आप इसमें चीज़ें डाल सकते हो। और ये इंश्योरेंस यहाँ पे तब एग्जिस्ट करता है जब यहाँ पे हवा साफ़ है, पानी साफ़ है, खाने वाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आपको ऐसा ना क्लेम आने में कोई स्कैम नहीं होता या कोई फ्रॉड नहीं होगा कि पैसा कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ होना चाहिए क्योंकि इंडिया में ये सारी कंफ्यूजन बनी रहती है और इसी कंफ्यूजन को हटाता है डिट्टो इंश्योरेंस। तो डिट्टो इंश्योरेंस का क्या है ना कि आपको ये कोई इंश्योरेंस फोर्स नहीं करेंगे। ये ना एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। इनकी वेबसाइट पे जाके ना आप आराम से समझ सकते हो कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है, और आप कंपेयर भी कर सकते हो। अब मैं तो यहाँ पे जापान गवर्नमेंट के इंश्योरेंस से एनरोल्ड हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे इंश्योरेंस चाहिए था, तो मैंने चेक किया इनका सीनियर सिटीजन गाइड, जो बहुत हेल्पफुल था। तो डिट्टो के एडवाइजर के अकॉर्डिंग ना मुझे 4 चीजें उन्होंने बोली थी जो हमें चेक करनी चाहिए किसी भी सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस के लिए। पहला है कि हाई सम लोन हो, मतलब 10 से 20 लाख के अराउंड। दूसरा है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड हो, मान लो कोई बीमारी है वो इसमें ऑलरेडी कवर्ड हो। और तीसरा है रूम की कोई रेंट लिमिट ना हो और मिनिमम को पेमेंट। और ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपका वो इंश्योरेंस काम आएगा कि नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने पेरेंट्स के लिए सर्च कर रहा था तो इन्होंने मुझे 2 इंश्योरेंस सजेस्ट किए थे, HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर और सुप्रीम सीनियर प्लान। लेकिन ये जो प्लान मुझे सजेस्ट किए थे ये मेरे पेरेंट्स के लिए थे। अगर आपके पेरेंट्स के लिए आपको इंश्योरेंस सर्च करना है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, अपनी कंडीशन मार्क करिए और उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट इंश्योरेंसेस को कि क्या आपके पेरेंट्स के लिए अच्छा है। क्योंकि हम लोग देश और घर से बाहर रहते हैं तो हमें इंश्योरेंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मेरे में जापानीज गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन पेरेंट्स के केस में हमें पता नहीं होता कौन सा इंश्योरेंस हमें लेना है।
तो डिट्टो पे आपको कॉल पे गाइडेंस मिल जाती है, ऑनलाइन पेमेंट है और पॉलिसीज बहुत सिंपल तरीके से समझाई गई हैं। और ऐसा नहीं आप इनको कॉल करोगे आपको बार बार कॉल करेंगे, कोई इंश्योरेंस आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, ये बस गाइड करते हैं आपको कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बहुत सही होगा। और उसमें अपना फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंश्योरेंस चूज कर सकते हो कौन सा आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, और आपको बहुत ज्यादा कॉल भी नहीं आएंगे कि आपको कोई इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो नाम से लग रहा हो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाओ तो उसका इंश्योरेंस है, इसको जापानीज में बोलते हैं कोयो होकेन। तो इस इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपकी कंपनी बंद जाती है या आपकी जॉब चली जाती है या किसी भी रीजन से आप जॉब नहीं कर पा रहे हो, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप ना यहाँ पे हेलो वर्क होती है, इस तरह की एजेंसीज होती हैं, वहाँ जाओ और उनको आप बताओ, तो वो चेक करेंगे आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने कौन से स्किल्स हैं आपके पास, आपने किस इंडस्ट्री में जॉब करी है, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे और आपको वो सेमिनार सजेस्ट करेंगे। और उसके साथ ही साथ आपको 50 से 80% सैलरी भी मिलती है, वो डिपेंड करता है आपकी लास्ट सैलरी क्या रही होगी। आपको जॉब ढूंढने के लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट सैलरी देती है, उनको दिखाना होता है कि आप ना प्रॉपर जॉब ढूंढ रहे हो। बहुत लोग स्कैम भी करते हैं कि अरे कि 2 जॉब के बीच में उनको जैसे छुट्टी लेनी है, तो आराम से 3 महीना वो आराम से बैठे, सैलरी वैलरी ली, आराम से चिल किया और उसको फिर यूज़ कर लिया। लेकिन इसके में भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि उनको दिखाना होता है कि आप उनके जो सजेस्ट किए हुए सेमिनार्स उसमें जा रहे हो। तो मैं तो वही सोच रहा था कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कितनी सारी लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, लेकिन जापान में क्या है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो भी जाते हो, उसमें भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है 3-4 महीने की सैलरी की, और साथ में आपको स्किल्स प्रोवाइड करती है ताकि आप नेक्स्ट जॉब एक अच्छी ले सको। हेल्प करती है कि आप अगर कोई स्किल चेंज करना चाहो या उसी स्किल में किसी अपग्रेड के लिए जाना चाहते हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे इसके बारे में बहुत टाइम बाद पता लगा था। अब आता है जिदो तेते। इसमें मतलब चाइल्ड से रिलेटेड आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उन फैमिलीज़ को जिनका बेटा या बेटी है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ना जैसे आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है जो आपको हर महीने मिलेगा। आपका बच्चा जैसे अंतर होता है 0 से 3 साल के बीच में, 3 से कुछ साल, उसके कुछ साल। तो 18 साल है शायद, 18 साल से पहले तक गवर्नमेंट जो है वो पे करती है। और ऐसा नहीं पैसे पे करती है, किसी-किसी प्रीफेक्चर में आपको जैसे डायपर्स भेजती है, किसी में दूध का पाउडर हो गया या आपके बच्चे के फ्री चेकअप्स हो गए। जैसे जेके तो अभी भी जैसे हॉस्पिटल जाता है तो उसके नॉर्मल वार्ड ऑफिस से चेकअप्स होते हैं हेल्थ को लेके। ये हर प्रीफेक्चर का अलग-अलग है। तो टोक्यो में थोड़े से ज़्यादा हैं और कुछ-कुछ प्रीफेक्चर हैं जहाँ पे थोड़े से कम फैसिलिटीज़ हैं। टोक्यो में कुछ लोग बता रहे थे जैसे उनको डायपर भी मिलते हैं, हमको यहाँ पे डायपर नहीं मिलते गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये डिपेंड करता है हर उसका प्रीफेक्चर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं। अब एक आता है पब्लिक असिस्टेंस, मतलब सेइकात्सु होगो। ये उनके लिए होता है जैसे जो लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं। मान लो वो डिसेबल हो या फिर वो स्लम हो या फिर वो सिंगल पेरेंट्स हों या फिर किसी भी रीज़न से वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके यूज़ में आता है। तो इनसे क्या होता है, गवर्नमेंट ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ इनको देती है। अब वो रेंट हो गया, मेडिकल बिल्स हो गया, हाउसिंग, फूड, मेडिकल केयर कुछ भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट उसमें हेल्प करती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए तो मैं भी शॉक हो गया था कि इसमें जो मैटरनिटी होती है, जो चाइल्ड केयर सर्विसेज़ होती हैं, वो बहुत सही है यार जापान में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब डिलीवरी होती है तो गवर्नमेंट सारा खर्चा बियर कर लेती है आपका। हाँ, वो बात अलग है अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, आप कुछ लग्ज़री रूम लेते हो, उसका बिल आपको अलग से पे करना होता है। लेकिन एक फिक्स अमाउंट है जो गवर्नमेंट सबको देती है कि ये आप यूज़ कर सकते हो अपनी बेबी डिलीवरी के टाइम पे। और डिलीवरी होने के बाद जो चेकअप्स वगैरह होते हैं वो तो मैंने बताई ही। लेकिन उसके बाद आपको पापा क्यू इस तरह की सर्विसेज मिलती हैं, जैसे मम्मी 1 साल 2 साल की छुट्टी ले सकती है, जो बाप है पापा है वो भी छुट्टी ले सकते हैं। मैंने खुद 6 महीने की छुट्टी ली थी। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी ना पुश किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ में क्या पीयर प्रेशर होता है कि अरे ये नहीं ले रहा या वो उसने नहीं ली, मैं पहला बंदा हो जाऊँगा लेने की। लेकिन मेरी कंपनी में ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ था। जब मैंने बोला था तो मेरे मैनेजर ने मुझे खुद बोला कि 6 महीने की, तुम्हें अगर 1 साल की भी लेनी हो तो ले लो। और जब मैं 6 महीने भाई छुट्टी लेके भी आया ना, तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच गया है, अब तुम्हें थोड़ा-सा पुश करना है। उन्होंने बोला कि थोड़ा ईज़ इन करो, 15-20 दिन इतना हम आपको हेवी टास्क नहीं देंगे, और आप अगर घर से काम करना चाहते हो तो 100% घर से काम कर लो। और मुझे ये भी बोला गया था कि अगर आपको अपने वर्किंग आवर्स कम करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे जो भी वर्किंग आवर्स हैं, मेरे वैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं कि मेरे को ऐसा फिक्स टाइम पे ऑफ़िस नहीं जाना होता या ऐसा है कि मुझे इतने टाइम पे क्लॉक ऑन क्लॉक आउट करना हो, तो मेरा वो नहीं है। तो उन्होंने उसको भी कम कर दिया था कि आपका बेबी है, तो अगर आप शाम को 3 बजे भी ऑफ़िस से घर जाना चाहो या लॉग आउट करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो। उसमें हम आपको कोई प्रेशर नहीं करेंगे, उस हिसाब से हम आपको काम देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सही लगी थी कि जापान एक एनकरेज करता है कि पॉपुलेशन बढ़े। वो ऑफ कोर्स है क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी इस तरह की सर्विसेज़ आपको कंपनी की तरफ से मिल रही हैं, वो भी बहुत सही चीज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि इन सर्विसेज़ पे फुल स्टॉप लग जाएगा जैसे आपका बेबी पैदा होगा। उसके बाद भी जैसे बेबी की वैक्सीन्स हो गई या उसके नॉर्मल मेडिकल चेकअप्स हो गए, वो सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट कवर करती है। हमको वार्ड ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं बेबी को दिखाने के लिए कि बेबी बैठ पा रहा है कि नहीं, उसकी गर्दन स्टेबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर होती हैं। और यहाँ पे डिलीवरी के बाद भी जैसे बच्चा की हेल्थ चेकअप्स होते हैं, उसमें देखते हैं कि बच्चा ठीक से बैठ पा रहा है कि नहीं, उसकी गर्दन कब स्टेबल है, उसकी बॉडी पे कोई ब्रूस मार्क्स तो नहीं है, या फिर कोई फैमिली में अब्यूज़ तो नहीं कर रहा है बेबी को,
उसकी ग्रोथ ठीक है नहीं, तो वो सारी चीज़ें भी ये बच्चा जाके आपको चेक कराना होता है वार्ड ऑफिस में जाके। तो ये सारी चीज़ें उसमें बेनिफिशियल होती हैं। अब आते हैं एजुकेशन बेनिफिट के ऊपर। तो इसमें क्या है कि जापान में क्या होता है कि यहाँ पे ना आपको एजुकेशन जो है आपको हर बच्चे के लिए फ्री है। अब वो चाहे मेरा हो, फॉरेनर का बेटा हो या कोई जैपनीज़ का बेटा हो, कोई नेशनैलिटी उसकी जैपनीज़ हो या फिर कोई बाहर से आया हो, उसको यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है। और ऐसा नहीं है कि उसको मतलब छठी या 7वीं क्लास तक उसको आराम से पूरा, जब वो यूनिवर्सिटी से पहले की सारी एजुकेशन उसकी फ्री होती है। और उसमें थोड़े बहुत आपको पेमेंट करने होते हैं, वो जैसे स्कूल ड्रेस हो गई, आपका जो बुक्स हो गई। लेकिन जो मेजर पार्ट है ना, जो आपका जो चंक ले जाता है, स्टडी फीस होती है, वो सारा पूरा फ्री होता है। और ये सारे लेकिन ना सरकारी स्कूल होते हैं। अब सरकारी स्कूल हमारे दिमाग में ऐसा आता है ना, सरकारी स्कूल, अब यार सरकारी स्कूल कौन भेजेगा? क्योंकि इंडिया में सरकारी स्कूल तो कोई नहीं भेजना चाहता, किसी नेता का बच्चा भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता। लेकिन यहाँ के सरकारी स्कूल एकदम ना प्राइवेट के बराबर लेवल पे हैं। तो वहाँ पे आपको स्विमिंग क्लासेस मिलती हैं, आपको वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कराए जाते हैं, पूरी आपकी लैंग्वेज सिखाई जाती है। इंग्लिश की क्लासेस भी होती हैं, लेकिन वो थोड़ी लेट होती हैं। इसी वजह से लोग यहाँ पे आप अपना यहाँ पे प्राइवेट में भेजते हैं ताकि वो इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ सकें। लेकिन यहाँ पे लगभग पॉपुलेशन जो है वो सरकारी स्कूल में ही जाती है। वहीं से अपनी स्टडीज़ करती है और उसके बाद जब आपको यूनिवर्सिटी जानी होती है, तो वो आपको खुद करनी होती है। और उसमें भी जापान का क्या सिस्टम है कि यहाँ पे ना पेरेंट्स बहुत रेयर है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको पे करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी का ना लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं बच्चे खुद से ही, और या फिर लोन बनवाते हैं और वो लोन जॉब करने के बाद पे करते हैं। तो बच्चों का भार ना पेरेंट्स नहीं उठाते हैं 30-40 साल तक कि मेरे को एमबीबीएस डिग्री करनी है या मेरे को सीए बनना है, तो वो 40 साल तक सीए ही बने जा रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें जापान में नहीं है, वो कल्चरल डिफरेंस है। लेकिन हाँ, 18 साल से पहले वाली एजुकेशन सबके लिए फ्री है। और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो और आप अच्छे पढ़े, मतलब स्टडीज़ में अच्छे हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह या आपके वो देती है, स्कॉलरशिप्स वगैरह देती है। अब आता है डिज़ास्टर रिलीफ फंड्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे जापान आपको पता है कि बहुत सारे अब अर्थक्वेक की न्यूज़ सुनते हो, और एक वो भी है कि जब हम सुनते हैं ना अर्थक्वेक, तो इंडिया में जब कोई सुनता है अर्थक्वेक, भूकंप, लेकिन जापान में ना लोग चिल रहते हैं, मतलब 6 या 7 अर्थक्वेक में ना ऐसे बैठे रहते हैं, हाँ, अर्थक्वेक आ गया, चलो कपड़े सुखा लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा एटीट्यूड है। तो और ऐसा, ये थोड़ा-सा टॉपिक से अलग हो रहा हूँ, और ये भी होता है कि जैसे अर्थक्वेक आया वहाँ होक्काइडो में, और मेरे दोस्तों को लगता है कि जापान में होक्काइडो आया अर्थक्वेक तो बिल्कुल तबाह हो गया, ओसाका भी तबाह हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल अलग है यहाँ पे, अर्थक्वेक को ना बिल्कुल लोग चिल तरह से लेते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे बहुत बड़ी डिज़ास्टर हुई थी, सुनामी हो गया या कोई भी इस तरह से टाइफून आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें अगर हो जाती हैं, लैंडस्लाइड हो गई, तो उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑफ़िस में हमें ना डब्बे मिले हुए हैं, उसमें जैसे हमारा खाना होता है, वो बिस्किट्स हो गए या पानी की बोतल हो गई या बैंडेज हो गए या मेडिसिन्स हो गई, वो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी डिब्बा मिलता है फ्री में। जिसकी वज़ह से क्या होता है, अगर मान लो कभी ऐसा कुछ होता है, तो आप उस डब्बे को यूज़ कर सकते हो। और साल में हमारी ड्रिल्स भी होती रहती हैं, फायर ड्रिल्स हो गई या बिल्डिंग इवैक्यूएशन की ड्रिल्स हो गई। यहाँ जापान में ना जगह-जगह पे इन्होंने इवैक्यूएशन सेंटर बना रखे हैं, ताकि ऐसी कुछ आपदा हो जाए तो वो ना रहे कि हम वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ होगी तब हम ये बनाएँगे, पुल गिरेगा तो हम ये करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ना सेंटर बने हुए हैं, रोड में मार्किंग पहले से बनी होती हैं। और यहाँ पे ऐसा भी हुआ था, जैसे सुनामी आई थी, जो सबसे बड़ा लोगों को इवेंट पता है, उसमें घर लोग के तबाह हो गए थे। तब उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिए थे कि अगर आपका पूरा घर चला भी गया है, तो बिना इंटरेस्ट के आप अपना घर बना सकते हो और आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पे आप लोन ले लो। और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प करी थी। सुनामी तो बहुत दूर की बात है, बहुत पहले हुई थी वो। लेकिन अभी जैसे कोविड ही हुआ था, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, तो हर बंदे को यहाँ पे 1 लाख yen दिए गए थे। और जिनके रेस्टोरेंट्स हैं उनको तो और ज़्यादा रुपए मिले थे। उसमें फिर रेस्टोरेंट में आपको वो मिलते हैं ना, कितनी सीट्स हैं, आपका किस हिसाब से नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट ने उस हिसाब से फाइनेंशियली आपका वो हेल्प करी थी। और इसमें बहुत सारे जुगाड़ी लोगों ने क्या किया था कि अपने रेस्टोरेंट की सीट ना बढ़ा के दिखा दी थी, ताकि उनको पैसा ज़्यादा मिल सके, तो लोगों ने बड़ा अंधा कमाई करी थी। तो वही है, गवर्नमेंट आपको ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती भी है, लेकिन उसका मिसयूज़ करने भी वाले बहुत सारे लोग हैं। तो एक ये भी होता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी लेके यहाँ पे लोग बहुत सीरियस हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपदा आने का वेट करें, वो प्रॉपर हर चीज़ ना उन्होंने ऑलरेडी सिंक इन कर रखा है कि ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। और एक टैक्स होता है जो हम देते हैं, रेसिडेंस टैक्स, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि मेरी कौन से प्रीफेक्चर है, कौन सी सिटी है, किसकी कौन सी सिटी है, तो उसके ऊपर वेरी करता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कंट्री साइड में कम होता है और हमारे इधर ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा कूड़ा हो गया, कूड़ा उठ जाए उस दिन, क्लीन रहे शहर, हमारे जो पार्क बने हुए हैं वो बने रहें, उसमें दारू पी के कोई हल्ला-हुल्ला नहीं कर रहा है, गंदगी नहीं मचा रहा है। और टॉयलेट जो हैं वो, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वो सारे साफ़ रहें, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। और रोड बनाई है तो बनी रहे, पुल बने हैं तो बने रहें। वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं कि बनाया, पानी की टंकी बनाई और पहले दिन ही गिर गई। रोड कंस्ट्रक्शन हुआ और 10 दिन में उजड़ गई। तो वो सारी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें रेसिडेंस टैक्स देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे
यही सारी चीज़ें हैं कि पार्क हो गया, रोड हो गई, यही एक पब्लिक स्पेस है। यहाँ पे आपके पब्लिक जिम्स होते हैं। जिम का मतलब मशीनें लगाना नहीं होता, वहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, आपके स्विमिंग पूल होते हैं और पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं और जिसमें आपको फ्री होती हैं या फिर आपको बहुत कम पैसे पे करने पड़ते हैं वहाँ पे एंटर करने के लिए। और वो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि जापानीज़ बंदे के लिए ही है। जो भी यहाँ पे रह रहा है, वो सबके लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं जो स्पेशल नीड्स के लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा कोई बूढ़ा हो गया या फिर कोई डिसेबल बंदा है, तो उसके लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक बसेस, ट्रेन्स वगैरह फ्री या फिर उनका बहुत कम अमाउंट पे करना होता है उनको। या और बाकी रोड में जो मार्किंग होती हैं, ब्रेल मार्किंग्स होती हैं और ट्रेन में वो स्टेयर्स की जगह आपको एलिवेटर हर जगह मिल जाती हैं। व्हीलचेयर के लिए भी आप आराम से ले आ सकते हो, वो सारी चीज़ें भी कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, स्पेशल नीड्स वालों को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पे पब्लिक हाउसिंग भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी अर्निंग कम है या फिर किसी की बहुत ही कम सैलरी है या उसके बच्चे ज़्यादा हैं या उस पे डिपेंड बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे इन्होंने ना कुछ घर ऐसे बना रखे हैं जिनका रेंट उन्होंने इसीलिए कम कर रखा है और वो लोकेशन पे भी नहीं है, आपको बहुत अच्छी-अच्छी लोकेशन पे भी इस तरह के घर मिल जाएँगे। उनका रेंट इन्होंने ऑलरेडी इसीलिए कम कर रखा है ताकि वो लोग उन घरों को रेंट कर सकें। तो उसी कैटेगरी में यूआर अपार्टमेंट भी आते हैं, लेकिन उनके भी कभी-कभी रेट बहुत हाई आते हैं। लेकिन इस तरह से उन्होंने पब्लिक हाउसिंग भी बना रखी है, वो उन फैमिलीज़ के लिए हैं, जो सिंगल मदर्स हो गए या फिर जिनके फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हो गए, जिनके अंडर में डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं। तो इस तरह की यहाँ पे हाउसिंग बना रखी है, बिल्डिंग है प्रॉपर। और क्वालिटी ऑफ लाइफ़ की बात ही कर ही रहे हैं, तो इसमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी आता है और हमारी सेफ्टी आती है और या फिर आपका कुछ इमरजेंसी हो जाती है। आप अगर मान लो आप एक रोड पे चल रहे हो और आपकी गाड़ी नीचे पलट जाती है, तो 10 मिनट में आके पुलिस आपको रेस्क्यू करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे एक बाप के आगे एक बेटा दम तोड़ दे, ऐसा भी यहाँ पे नहीं होता है। रेस्क्यू टीम बहुत जल्दी आती है, एम्बुलेंस निकलती है तो सब लोग बहुत ध्यान से साइड में गाड़ी कर लेते हैं, एम्बुलेंस आराम से निकल जाती है। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है। इस वजह से ना यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बहुत हाई है। तो यार ये सारी चीज़ें हैं जो जापान में ना क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को बहुत इम्प्रूव करती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे दिमाग से तो गायब ही हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ 10-11 साल रह चुका हूँ। अगर मैं ये वीडियो यहाँ आने के 1 महीने बाद बना रहा होता, तो शायद इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और होते जो अभी मुझे वैलिड नहीं लग रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लाइट नहीं जाती। हम लोग गाज़ियाबाद से आए हैं, बचपन हमारा यूपी में बदला है, तो वहाँ पे जैसे लाइट आ गई, हम ताली बजा रहे हैं, ओए आज लाइट चलेगी, इन्वर्टर रखा हुआ है हमने घर में, जनरेटर का बैकअप देख रहे हैं। दूसरा, हम आँख बंद करके किसी भी पार्क में जाके मैं पानी पी सकता हूँ और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। इंडिया में हमें रेस्टोरेंट में कभी-कभी फूड पॉइज़निंग हो जाए, यहाँ पे मैं आँख बंद करके किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी स्ट्रीट फूड का खाना खा सकता हूँ। ट्रैवलिंग करते हुए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पानी पी रहा हूँ, मैं शावर का ही मुँह में लगा के पानी पी लूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे फूड पॉइज़निंग नहीं होगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर्क्स हैं। क्राइम हो गया, अब मेरी बहन, मेरी मम्मी सब यहाँ पे आई हैं, टीना यहाँ पे रहती है। रात के 2 बजे भी वो टैक्सी लेके या पैदल स्टेशन से आएगी तो मुझे डर नहीं रहता कि यहाँ पे कोई उसे उल्टा-सीधा छेड़ेगा। और ऐसा नहीं, यहाँ पे सीसीटीवी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। वो बस एक लोगों ने ना पब्लिक डिसेंसी बना रखी है। हर नेता, हर पुलिस वाला, हर इंसान एज़ अ एम्प्लॉयी, एज़ अ लीडर, एज़ अ पुलिसमैन, सब लोग यहाँ पे अपना जॉब अच्छे से कर रहे हैं। शायद इसी वजह से यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। ये सारी चीज़ें सब्सिडीज़ और इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों से एंड ऑफ द डे सॉल्व नहीं होंगी। वही हर बंदा अगर अपनी जॉब ठीक से करने लगेगा, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं की भी अच्छी हो सकती है। तो जी चेकआउट करें डिट्टो इंश्योरेंस, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।